अध्यक्ष से बातचीत हुई अभी आप लेते हैं? हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जमीर फरोश हैं ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है, तो बात करने की क्या जरूरत है। मैं कहूंगा कि उनकी सदस्यता रोक दीजिए। मैं कहूंगा कि ऐसे लोग निकल गए तो मैं समझता हूं शुभ घड़ी हमारे लिए है ना। ऐसे औलाद जिससे बाप की खानदान की बदनामी हो वो न रहे तो बेहतर है। ऐसे जमीर फरोश लोग जो दूसरों के जाके पांव में गिर जाते हों, एमआईएम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। लगता है कि सर कि उनको भी कभी-कभी धोखा दे सकते हैं। तो आपने अबे जिनकी फितरत रही है वो धोखा देंगे, किसी को भी धोखा देंगे। निकाल दिया क्या पार्टी से? हाँ तो बिल्कुल पार्टी से निकालने का तो कल ही का दिया हमने, पार्टी से निकाल दिया इन लोगों को। ऊपर से हो गया क्या? ओवैसी साहब ने कह दिया कि लोगों को पार्टी भाई ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है हमारी पार्टी में। आपने जिस तरह से कल कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी राजद को, तो राजद तो कह रही है कि अपने मर्जी से। किसने कहा? राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं तो गए हैं। और मैं तो समझता हूं कि इन विधायकों को अपने जमीर फरोशी की, बदयांती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने। ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने। सीमांचल के लोगों के सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। लेकिन राजद के द्वारा एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि न हम सरकार में है न कुछ, तो हम प्रलोभन की चीज। अरे कुछ नहीं, इनको ये लग रहा है कि साठ जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगरी लाल के, ये चैंपियन बनने में हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। ये समझ रहे हैं कि बस हम बड़ी पार्टी है और हमको न्योता मिलने जा रहा है। इसके लिए आप एआईएमआई में है ना, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के से सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों के साथ उछल उछल के फोटो कौन लोग लेते हैं, दुनिया ने उसको देखा है। और बीजेपी के तमाम तर बुरे कामों का अगर कोई विरोध करता है तो उसका नाम एमआईएम है। एनआरसी का किसने विरोध किया? बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुंह किसने खोला? अब अगर मारा गया अखलाक, जुनैद मारा गया, गुलनाज मारी गई, तो जबान किसकी खुली? अगर ये जबान खोलने वाले बीजेपी के लोग हैं और जबान पे पट्टी बांधने वाले लोग बीजेपी में नहीं है। ये सारे लोग जो हमारे मुद्दे पर चुप हैं, ये बीजेपी के साथ कहीं न कहीं मिले हुए। आप एआईएमआई में रहेंगे? एमआईएम में रहूंगा। एमआईएम को मैंने बिहार में स्थापित किया है और एमआईएम यहाँ पर दलितों, कमजोर तबकों की आवाज है। मैं कभी भी मंत्रालय की कुर्सी के लिए नहीं लड़ा। अगर लहरू में मैं बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैं लहरू में बहने वाले लोगों में नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये पूरे हक और इंसाफ की लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में ये पहला मौका है कि बिहार में दूसरी जातियों की सियासी पार्टियां बनी और अकलियतों के दरमियान में एक पार्टी बन रही थी और उसको मैंने स्थापित किया है। मैं इसके लिए अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इसको स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा। ठीक हो।